बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब कहते हैं जनाब कि एपीसी में बुलाना है तो प्रॉपर तरीके से बुलाएं, लेकिन बात शुरू करें इलेक्शन से। इलेक्शंस की बात करेंगे, इलेक्शंस की डेट देंगे तो फिर आगे चलेंगे। सो प्रॉपर इनवाइट आएगा तो फिर बात होगी जनाब। एक्सक्यूज़ मी। इसके साथ साथ हम ज़रा थोड़ी सी बात कर लें जनाब इकॉनमी की। हमारी इकॉनमी जो है वो एक प्रॉब्लम है इस वक्त, बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं हमारी इकॉनमी को, और इकॉनमी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि देखें, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लीड्स टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी लीड्स टू सिक्योरिटी इश्यूज़। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। सब चीज़ें इंटैक्ट होंगी तो फिर काम चलेगा। इकॉनमी को हम ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसमें भी बात करेंगे। और इसके अलावा मलक पोस्तान साहब होते हैं, हम जनाब ये चेयरमैन है एक्सचेंज कंपनीज़ के, उनसे भी बात करेंगे कि मलक डॉलर कित्थे जा रहा है, रुकदा नहीं, ब्रेक नहीं लादा, और कोई सर पैर ही नहीं है डॉलर का। और यहाँ पे जब आए थे इसहाक डार साहब, वो तो कहते थे जनाब कि डॉलर को हम जनाब 200 से नीचे होना चाहिए और 185 तक का हो जाएगा। और मैं वहाँ से चला था तो जनाब हालात ठीक होने शुरू हो गए थे। क्या हुआ सडनली, क्या बातें होगी, कैसा हो गया, क्या मसाइल खड़े हो गए, उस पर भी बात करना चाहेंगे हम। जनरल तारिक खान साहब, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जनरल तारिक साहब की। जनरल साहब के पास सॉल्यूशंस ज़रूर होते हैं। और 2016 में उन्होंने मुझे पहला इंटरव्यू दिया कराची में, अवारी में। उन्होंने कहा जी कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए। आज भी क्या ऐसी चीज़ पे वो कायम है या नहीं है? यहाँ पे बहस छिड़ जाती है जनाब कि आइन में इसकी प्रोविज़न मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी क्या चीज़ें आइन के मुताबिक हो रही हैं या नहीं हो रही, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर भी गुफ्तगू करना चाहेंगे। लेकिन इलेक्शंस कहते हैं जनरल साहब के ज़रूर होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन से पहले टेक्नोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स आने चाहिए, जुडिशल रिफॉर्म्स आने चाहिए, और उसके बाद जनाब इलेक्शन की तरफ जाएं तो फिर ठीक है। लेकिन उससे भी शॉर्ट ऑफ इलेक्शन भी एक छोटी सी बात करनी चाहिए, और वो ये है जनाब कि लोगों से रेफरेंडम करके पूछ लेना चाहिए कि जनाब आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए या आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। उनसे भी मैं बात करूंगा जनाब। शौकत तरीन साहब, अनदर वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, जनाब इकॉनमी के हल निकाल के हमें देते हैं और कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सीधी सीधी बात करें, लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन बात सीधी कर जाते हैं और उसमें हल भी मौजूद होता है। शौकत तरीन साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले हम बात करेंगे शौकत तरीन साहब से, पीटीआई से इनका ताल्लुक है जनाब। फिर हम बात करेंगे मलक पोस्तान साहब से, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज, एंड देन जनरल तारिक खान साहब, उनसे पूछेंगे कि जनाब हम कैसे मुल्क को आगे लेके आज चले जनाब। बट फर्स्ट ऑफ ऑल शौकत तरीन साहब। शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आप हैं कैसे? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक बड़ा टिपिकल सा सवाल है और इस पे बड़ी बहस होती है शौकत साहब, और वो ये है कि जी इमरान खान ने आईएमएफ से जो वायदे किए थे उसकी वजह से जनाब मौजूदा हुकूमत जो है वो आगे पीछे नहीं हो सकती, और उसकी वजह से जो इकॉनमी है सफ़र कर रही है, और ये जनाब इसी वजह से हम लोग फंसे हुए हैं आजकल इस चक्कर में, और इसलिए हम ठीक नहीं कर सकते चीज़ों को, इसीलिए प्राइस हाइक होती है, इसीलिए सब चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, सिर्फ इस वजह से कि आईएमएफ के साथ जो मुआहदे इमरान खान करके गया था वो गलत थे, वो गड़बड़ थे। इसमें कितनी सदाकत है शौकत साहब? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आईएमएफ के साथ प्रोग्राम में इमरान खान गया क्यों? वो इसलिए गया कि 2018 का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था 19.2 बिलियन डॉलर का था, और उसको जो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रही थी। और ये आपको याद रहे कि जो नवाज लीग की जो हुकूमत थी 5 साल में, इंटरनेशनल प्राइस कमोडिटी प्राइसेस सबसे लोएस्ट थी कोई तकरीबन 10-15 साल से। तो उसके बावजूद ही इन्होंने उसको हैंडल नहीं किया सही तरीके से, तो इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया। प्लस इनको कोई लोन इंस्टॉलमेंट या पेमेंट भी करनी थी, तो इनके पास पैसे ही नहीं थे। तो ये जब ये गए अपने दोस्तों के पास, तो दोस्तों ने इनको 10-12 बिलियन डॉलर दिया, लेकिन इनको समझ आ गई कुछ 6-9 महीनों में कि ये तो आईएमएफ के पास जाना ही जाना है, इसलिए इनको जाना पड़ा। जब आईएमएफ के पास गए तो राना भाई, आईएमएफ का भी तो एक वो होता है, क्योंकि मैंने पहले भी एक दफ़ा ये आईएमएफ का प्रोग्राम 2008 में किया था,
जब हवा चल रही होती है और आप अमेरिका की वेस्टर्न यूरोप की और उसके साथ होते हैं आप, तो वो एक प्रोग्राम एक तरीके का मिलता है आपको। अगर आप उनके मतलब न्यूट्रल हैं या अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो एक दूसरे किस्म का आईएमएफ का प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक। इस दफा उन्होंने सख्त शराइत आपको की, आपको का इंटरेस्ट रेट, आप डिस्काउंट रेट बढ़ा दें, आप बिजली के नर्क बढ़ा दें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, वगैरह वगैरह। उससे इन्फ्लेशन भी हुई और उससे जो है हमारी ग्रोथ जो ये अपनी तरफ से कहे गए थे कि 6% हम करके गए थे, वो भी नीचे नोज डाइव उसने किया। ठीक। तो ये तो इनके अगर जो अमाल थे उसकी वजह से हमें आईएमएफ करना पड़ा। और फिर जो मैं आया तो उस वक्त भी आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा था और वो थोड़ा उन्होंने कोविड के दौरान उसको एक किस्म से पॉज किया और मैंने उसको फिर एक ऐसे डगर पे चढ़ाया जिसको हम पूरा कर सकते थे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने 700 अरब रुपए के टैक्स की बात की थी, उन्होंने 5 रुपए की बिजली की बात की थी। तो जब हम अप्रैल के बीच में उस वक्त ये प्रोग्राम सही चल रहा था और वो कह रहे थे मतलब 2 रुपए 50 पैसे और अपना जुलाई में अपना कीमतें बढ़ाएंगे इसकी पावर की और 30 रुपए पर लीटर तक आप लेके जाएंगे पीडीएल को और बाकी कुछ नहीं, बाकी जो 4 चीजें टैक्सेस को रिफॉर्म कर दें, ये कर दें, वो कर दें। ये तो इन्होंने जिस तरीके से उसको आगे हैंडल किया है और डिसीजन नहीं किया, 6 हफ्ते बैठे रहेंगे क्योंकि इनको को तो कुछ और करना था। इनको तो नैब लॉ चेंज करने थे, इनको इलेक्टोरल रिफॉर्म चेंज करने थे। तो इनका तो कोई इरादा नहीं था कि इकोनॉमी तो सही चल रही थी। तो इन्होंने आके जो उसका बेड़ा गर्क किया है उसके बाद तो वो फिर एक दफा जब फिसल गई इकोनॉमी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी साथ आ गई तो उस वक्त जो है वो इनसे सबला नहीं गया, या आईएमएफ के पास गए और अब आईएमएफ ने कहा ओ यार अब तो आ गए ना हमारे तुम घुटने के नीचे। तो उन्होंने फिर उठा के कहा 7-8 रुपए की आपको बिजली बढ़ानी पड़ेगी, 855 बिलियन के पीडीएल करना पड़ेगा, आपको जो 47% की गैस बढ़ानी पड़ेगी, वगैरह वगैरह जो अभी वो कर रहे हैं। तो ये इस चक्कर में फंस गए फिर। तो अभी हमें ब्लेम करते हैं, इनको कहो भाई तुमने क्यों जो हम करके गए थे 6th रिव्यू में उससे आगे जाके ये चीजें जो कंडीशन थी रिवाइज क्यों की। अच्छा एक बात समझाएं, आम आदमी समझना चाहेगा इसको तरीन साहब कि आईएमएफ के साथ जो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस तय की थी वो दोबारा रीनेगोशिएट तो हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। उन्होंने भेजा, उन्होंने एक मैसेज भेजा 4 अप्रैल को और उन्हें क्योंकि ये बावेला मचाया हुआ था कि सस्पेंड हो गया है प्रोग्राम, उसने कहा हमारा सस्पेंशन नहीं होती, कोई सस्पेंड नहीं हुआ, सिर्फ ये टर्म्स जो होती हैं उसके ऊपर फिर हम नेगोशिएट कर देते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नेगोशिएट कर लेते हैं उस वक्त बैठ के अगर इनका ख्याल था इतनी सख्त कंडीशंस हैं। सो एक बात तो क्लियर हो गई कि आप रीनेगोशिएशन में जा सकते हैं। आप अगर ये मौजूदा हुकूमत चाहती तो ये रीनेगोशिएट कर सकती थी उन टर्म्स एंड कंडीशंस को, अगर ये 6 हफ्ते उसको डिले ना करते आने के बाद। ऐसी बात है ना जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप नहीं गलत बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन आप एक चीज बीच में से जो आपको मैं जरा इस अपना वो इम्प्रेशन देना चाहता हूं या मेरा एनालिसिस जो है वो ये है कि एक तो ये था कि उस वक्त बैठ के ये नेगोशिएट कर अगर करना था इन्होंने, ठीक। दूसरा इन्होंने क्योंकि कुछ नहीं ये करना था, अपनी चीजें करनी थी, इन्होंने हमें डिस्क्रेडिट तो करना था, ठीक। ये किस तरीके से भाई ये हमें निकाल के आए थे तो इन्होंने पब्लिक को तो बताना था कि ये बहुत नालायक लोग हैं, ये हमें बहुत बड़ा मैस छोड़ के जा रहे हैं। तो उसमें क्या किया मिफ्ता साहब की यहाँ जो है ये गलती हुई इनसे और वो मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए थी कि उन्होंने शोर और वावेला मचा दिया। अच्छा। उन्होंने कहा जनाब वाला ये फिस्कल जो है डेफिसिट जो है वो कोई तकरीबन 10% अपना जीडीपी का होने वाला है, 6.4 ट्रिलियन। ओ भाई 9 महीनों में 2.5 ट्रिलियन हुआ है, 2.6 ट्रिलियन और एक क्वार्टर में 3 महीनों में 3.8 ट्रिलियन कैसे हो सकता है यार? ठीक। अच्छा, लेकिन क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा था, फिर उसके बाद इन्होंने कहा वो ये जो जी करंट अकाउंट डेफिसिट है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा होगा और 22 बिलियन डॉलर का होगा। ठीक। अच्छा, उस वक्त तक 13 बिलियन का हुआ था 9 महीनों में। तो मार्केट ने कहा बेड़ा गर्क, ये तो
एक 3 महीने में $9 बिलियन जो है इनको चाहिए, ठीक वो एक और मुश्किल पड़ गई। ठीक ये दोनों चीजें जब इन्होंने की और आईएमएफ को भी यही कहा, तो आईएमएफ भी एक किस्म के अकड़ गया। उसने कहा ओहो ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है, और मार्केट बिदक गई। आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हो गए, बैंकों ने बढ़ा दिए कि उन्होंने कहा ये तो अभी हमें से बहुत बारो करेंगे, ठीक और रुपए पे प्रेशर आ गया, क्योंकि रुपया जो उन्होंने कहा $9 बिलियन इन्होंने 3 महीने में इनको खर्च करना होगा, तो वो दोनों चीजें गलत थी। ठीक तो डिस्पाइट द फैक्ट इन्होंने बहुत कोशिश की फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाने की, 900 बिलियन जो है एडिशनल इन्होंने एक्सपेंसेस में डाल दिए, फिर भी 5.3 पे गया। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट में जून में डबल इन्होंने ऑयल मंगवा लिया जो रिक्वायरमेंट थी, अच्छा फिर भी 17.3 आया। अच्छा तो ये अगर ना करते तो इकॉनमी ठीक चल रही थी, ये इसको ट्वीक करके उसको चलाते रहते। ओके अच्छा, एक वेरी क्विकली एक चीज मुझे बताइएगा, मैं पॉलिटिकल साइड पे नहीं जाना चाह रहा, पॉलिटिकल साइड पे जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। मैं एक कंपैरिजन चाह रहा हूँ आपका, मिफ्ता इस्माइल साहब का और डार साहब का, ठीक है, कौन ज्यादा बेहतर स्टेप्स ले गया? मिफ्ता इस्माइल ज्यादा अच्छे स्टेप्स लेके चले गए या डार साहब ले रहे हैं अच्छे स्टेप्स? आप कंपैरिजन कर दीजिए, पॉलिटिकल साइड को 2 मिनट के लिए छोड़ दें। नहीं, मैं पॉलिटिकल साइड में जाने नहीं चाहता। देखिए जी, मैं दोनों को ही एक ऐसा इल्जाम देना चाहता हूँ कि दोनों ने अपने अपने तरीके से उसका इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया। लेकिन चलें देखें, जब मिफ्ता को पता चल गया कि इसने अब आईएमएफ के साथ जाना ही जाना है, तो उसने फिर मुश्किल जो स्टेप्स वो लिए और उनके साथ बैठा, और उसके बाद उसने एक प्रोग्राम रीनेगोशिएट किया। ठीक, अब आपने रीनेगोशिएट कर लिया, तो आप जब डार साहब एकदम पैराशूट करके आ गए, जब पैराशूट करके आ गए तो उनको जो है बढ़ के नहीं मारनी चाहिए थी। अच्छा कि भाई मैं 200 से नीचे ले जाऊंगा रुपए को, हाँ मैं आईएमएफ के साथ आंखों में आंखें डाल के रीनेगोशिएट करूंगा, मैं रेटिंग एजेंसी से अपनी लैंग्वेज में बात करूंगा, ठीक तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक फिर आपने, अच्छा आईएमएफ तो आईएमएफ है यार, हाँ मतलब पैसे तो आपने उनसे लेने हैं ना, आप उन्होंने तो आपसे पैसे नहीं लेने। ठीक वो चुप करके तड़ंग करके बैठ गए। ठीक आपने फिर उनको एक किस्म सही इफेक्टिवली नेगोशिएट नहीं किया उनके साथ, हाँ तो वो जब बैठ गए तो आपके जो है इनफ्लोज जो हैं, ये पहले उसके साथ हुआ मिफ्ता के साथ हाँ कि इनफ्लोज खत्म हो गए। ठीक जब तक ये आप देखें, जब हम गए उसके बाद से $1 नहीं आया मिफ्ता के पास, स्टिल ही रोल ओवर था चाइना का, वो हुआ। तो जब तक आईएमएफ ने अगस्त में पैसे नहीं दिए, इसका मतलब है 4-5 महीने जब पैसे नहीं आते तो रिजर्व गिरते हैं, तो प्रेशर और बढ़ जाता है। इनके साथ भी वही हुआ ठीक कि जैसे ही इन्होंने इस तरह की बढ़के मारने शुरू कर दी, सब ने पैसे रोक दिए। ठीक है, सबने कहा तुम पहले आईएमएफ के साथ डील करो, सारे दोस्त ममालिक ने भी और मल्टीलैटरल ने भी। बिल्कुल तो मेरा ख्याल में इस वक्त जो हुआ है, ये जो रुपया है 214-15 पे आ गया था, और रुपए की इस वक्त वैल्यू जो आप रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के तौर पे कर लें तो 230-240 के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि एक पैरेलल रेट इन्होंने क्रिएट करवा दिया था आर्टिफिशियली रुपए को कंट्रोल करके, तो वो रेट चला गया 275 पे, 270 पे। अब जैसे ही इन्होंने रुपए को छोड़ा, तो रुपया रादर देन अपने रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के करीब करीब रहता, वो चला गया ये जो हवाले के रेट पर। ठीक, मेरा ख्याल में डार साहब ने काफी नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की इकॉनमी। ओके अच्छा चले ठीक है जी। तो लेट्स सी जी, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, आईएमएफ कोई रिलीफ देगा? आईएमएफ के यहाँ पे चंक जब आएगा उससे कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे? वेरी क्विकली जी। बिल्कुल, देखें ये जो आपका जो इस वक्त में खतरा है ना कि 3.1 बिलियन पे हमारे रिजर्व आ गए हैं जी, ये तो इसका मतलब है अगर हमारे पास डॉलर नहीं आते, दोस्तों से नहीं आते, मल्टीलैटरल से नहीं आते, आईएमएफ वगैरह से नहीं आते, तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, कंट्रैक्चुअल डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो उससे ये होगा भी आईएमएफ से ये पैसे जो मिलेंगे वो 1 बिलियन से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके साथ जो में $7-8 बिलियन मिलेगा, तो हमारा जो कंट्रैक्चुअल डिफॉल्ट है फॉरेन करेंसी के ऊपर वो नहीं होगा, लेकिन उसके साथ इन्फ्लेशन बहुत होगी, बिकॉज वो बहुत चीजें मनवा रहे हैं आपसे। ओके, ये कह रहे हैं कि आपका जो इस वक्त जो डिफरेंस है, शॉर्टेज है ऑन योर रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जो आपने कट करने हैं, वो कुछ तकरीबन 2.5 ट्रिलियन रुपीस का है। ठीक है, तो 2.5 ट्रिलियन का मतलब है इनको पेट्रोल की प्राइसेस और बढ़ानी पड़ेंगी, बिजली की कीमतें और बढ़ानी पड़ेंगी, गैस की कीमतें बहुत बढ़ानी पड़ेंगी,
और टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका एक तूफान बदतमीजी आएगा इन्फ्लेशन का। ओके, ठीक है जी, गॉट योर पॉइंट जी, गॉट योर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जी शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा जी, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो हम बात करेंगे मलक बोस्तान साहब से, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज के, और उनसे पूछेंगे कि डॉलर कहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा, क्योंकि शौकत तरीन साहब तो कह रहे हैं जनाब कि आइंदा आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी। वो एक ब्रीदिंग स्पेस फॉर द टाइमिंग तो जरूर मिल सकेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, उसको रोका नहीं जा सकेगा। उसको क्या करें फिर, उसका कोई हल है या नहीं है मुझे नहीं पता। आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑन इकोनॉमी, बट देन अगेन जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरे पास लॉट थी, जो मेरे पास लोग थे, मैंने आपके सामने पेश कर दिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मलक बोस्तान साहब, एंड देन आफ्टर दैट लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान साहब, एक ब्रेक के बाद। अच्छा, इसहाक डार साहब जब आए थे और तो वो कह रहे थे जनाब के डॉलर जो है उसकी एक्चुअल जो प्राइस है वो होनी चाहिए तकरीबन कोई 200 से नीचे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 185-190 का डॉलर होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ। वो ये है कि पीडीएम की जब हुकूमत आई थी तो उस वक्त डॉलर था जनाब को तकरीबन 176.93 का, और अभी तक उसमें जो बढ़ा है डॉलर, आई वुड से वो 91.07 तक बढ़ चुका है। इसहाक डार साहब जब आए तो उस वक्त कीमत थी 229.63। अच्छा ठीक है जी, और उनके होते हुए, जितने अरसे से इसहाक डार साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनके होते हुए डॉलर जो बढ़ा वो 44.37 तक बढ़ा जी। अच्छा ठीक है, ये अब इसमें आप जो भी कह लें कि हालात ऐसे हैं, आप इसमें हालात मुश्किल हो गए, यहाँ पे जनाब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, या जो भी आप रीजंस देते रहे, बट देन अगेन इसहाक डार साहब बड़े मंझे हुए फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और उनकी कैलकुलेशंस हमेशा ठीक रही हैं। हमेशा तो नहीं मैं कहूँगा, मैं थोड़ा सा गलत कह गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनकी कैलकुलेशन जो है इसहाक डार साहब की ठीक रहती है। लेकिन दिस टाइम इसहाक डार साहब की कैलकुलेशंस थोड़ी सी मेरे ख्याल में गलत हो गई। क्यों हो गई? अब डॉलर कहाँ पे जाके खड़ा होगा, डॉलर रुकेगा नहीं रुकेगा? लोग कहते हैं जनाब कि डॉलर की कीमत जो है वो 300 तक जा सकती है। अच्छा जी, अगर 300 तक का डॉलर जा सकता है तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। अब उमर अयूब साहब आए थे रिसेंटली मेरे शो में, और उमर अयूब साहब ने भी एक प्रिडिक्शन की, वो ज़रा क्लिप देख लीजिए बिफोर आई गो टू मलक बोस्तान साहब। मलक बोस्तान साहब जो है चेयरमैन हैं एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान, उनसे भी बात करूंगा, उनसे भी पूछूंगा कि जनाब किधर ब्रेक लगेगी डॉलर दी कि नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा है कि डॉलर तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं एक बेलगाम घोड़ा है। मलक साहब ने ही कहा था एक दफ़ा कि डॉलर एक बेलगाम घोड़ा है और अगर इसको ना रोका गया तो ये कहीं भी नहीं रुकेगा। खैर एनीवेज, जरा क्लिप देख लीजिए फिर मैं मलक साहब से बात कर लूँ। बदकिस्मती के साथ जो कैलकुलेशन मैं देख रहा था और कर रहा था, तकरीबन डॉलर इस वक्त डॉलर जो है ये अगले चंद माह में 300 तक पहुंचेगा, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि IMF के साथ जो ये हुकूमत डील करने जा रही है वो उन शराइत को नहीं पूरा कर सकेंगे। उमर अयूब साहब की प्रेडिक्शन भी आपने देख ली थी, मेरे ख्याल में 99.9% ठीक थी। नाउ मलक बोस्तान साहब, आप चेयरमैन हैं एक्सचेंज कंपनीज के, और डॉलर जो है आपके हाथों से बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, उसकी कीमत बढ़ती भी है गिरती भी है। सानू एक गल दस दो बड़े क्लीयरली कि ये डॉलर जड़ा है 300 तक जाएगा या थल्ले भी आएगा या नहीं आएगा, या हम ये इस पे बातचीत ही करनी बंद कर दें और ये 300 भी क्रॉस कर जाएगा? जी मलक साहब। नहीं, हमारी पूरी कोशिश है। देखो, हमने डॉलर के जिनको बोतल में बंद करके कैप लगाया था और हमेशा हम कामयाब रहे हैं, और इसमें पहली दफ़ा हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा, और डॉलर जो है हमारी जो कैप है उसको तोड़ के पूरे सिस्टम को तबाह करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमें मजबूरन कैप हटाना पड़ा। और कैप हटाया तो डॉलर जो था इंटर बैंक में 230 से बढ़ के आज 275 के से क्रॉस कर चुका है। तो वो मैंने गवर्नमेंट को और स्टेट बैंक को बताया कि मार्केट का मुकाबला रेट से करना पड़ेगा, क्योंकि जब से हमने कैप लगाया प्री मार्केट ब्लैक मार्केट वजूद में आ गई, हवाला ऑपरेटर की मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई और डॉलर का पर
इंटर बैंक में 30 से 40 रुपए का फर्क है, जिसकी वजह से हमारी वर्कर रेमिटेंस से $1 अरब माना कम होगी, एक्सपोर्ट $1 अरब इस वजह से कम होगी कि वो रॉ मटीरियल ही नहीं आ सका जो एक्सपोर्ट होना था। तो हमें मार्केट का मुकाबला मार्केट से ही करना पड़ेगा। तो वो हुकूमत ने जो है बड़ी मेहरबानी की और उन्होंने इसको, आपने देखा कि डॉलर का रेट जो है वो जब बढ़ा है तो अब हमारे पास फ्लो भी आ गया। पिछले 3 से 10% डेली बढ़े। आज तक हम जो हमारी वर्कर रेमिटेंस में 30% इजाफा हुआ है पिछले 3 दिन में। हमने पाकिस्तान की बुराइयां कर करके और पाकिस्तानी रुपए को गिरा गिरा के दुनिया की नजरों में गिरा दिया। जब हम खुद ही अपने रुपए पे इत्मीनान नहीं करें, दुनिया क्या इत्मीनान करेगी? अच्छा मलिक साहब, मैं जरा एक चीज पूछना चाहता हूँ। अभी जो सिचुएशन है, अगर कोई बंदा, मैं यहाँ पे दिन में 10 लोग आते हैं मेरे पास और वो ये कहते हैं जनाब कि अगर हमने ट्रेवल करना है आउटसाइड द कंट्री, नंबर 1 हमें डॉलर नहीं मिलता। अच्छा, किसी ने वैसे ही अपने बच्चों की फीस भेजनी है, किसी यहाँ से बैंक के थ्रू भेजते हैं लोग, ठीक है, कि डॉलर पाक रुपये में उनका अकाउंट होता है, वो डॉलर लेते हैं, अपने डॉलर लेके वो अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में डालते थे, वहीं से वो फीसें बच्चों की बाहर भेज देते थे और वो चली जाती थी। अभी उनको $500 भी बाहर भेजना पड़े, उनके लिए अजाब पड़ जाता है, वो नहीं भेज सकते। इसी तरह हमने देखा है जनाब कि यहाँ पे जितनी एलसीज का एक इशू है, अभी भी है, एलसीज का इशू है। यहाँ पे स्टेट बैंक की ऐसी कदगनें लगी हुई हैं कि आप $1000 का चेक दें कि जनाब किसी के बैंक में पड़े हुए हैं तो वो कहे जी भाई $1000 कढ़ने ने अपने बैंक चू, अपने अकाउंट चू, तो उनके $1000 नहीं निकलते। सो ये सारी सिचुएशंस जो है ये कहाँ पे लीड कर रही हैं, हमें किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? आप एक बात कर रहे हैं ना कि जनाब यहाँ पे हम दिन रात कहते हैं कि जनाब डॉलर को हम या पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करने लगा है, वो तो चले एक सिनेरियो है। नाउ द डिफरेंट सिनेरियोज आर कि जहाँ पे स्टेट बैंक की कदगने हैं, मार्केट से लोगों को डॉलर नहीं मिल रहा, लोग अपने बच्चों की फीसें बाहर नहीं भिजवा सक रहे, यहाँ पे एलसीआं खुल नहीं रही, उस सिचुएशन को आप किस पे ब्लेम करेंगे? कौन इसका जिम्मेदार है? नहीं, ये आपने आवाम के दिल की आवाज बन के ये सवाल किया है। मैं समझता हूँ पूरी आवाम ये सुनना चाहती है और हम सुनाना भी चाहते हैं कि इसकी वजूहत क्या है और ये पैनिक क्यों है और ये इस तरह की नेगेटिव खबरें क्यों चल रही हैं। पहली वजह जो मैंने बताई थी, ब्लैक मार्केट थी, 30 रुपए का फर्क था। लोग खरीदने तो हमसे आते थे, बेचने ब्लैक मार्केट में जाते थे, जिससे की वजह से एक्सचेंज में डॉलर पे काउंटरों के डॉलर की शार्टेज हो गई और स्टेट बैंक ने हमारे साथ, और मैं समझ पूरे मुल्क को ये पैनिक फैला दिया कि एक्सचेंज कंपनियों पे ये इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई, हम अपने डॉलर इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। और दूसरे हमारे ऊपर ये पाबंदी आयद कर दी, हमारी वर्कर रेमिटेंस जो कि डेली 10 से 15 मिलियन डॉलर हम एक्सचेंज कंपनी के थ्रू आती थी। पहले हम 80% पब्लिक को देते थे, 20% बैंकों को देते थे। अब उन्होंने पाबंदी जी 100% आप बैंकों को दे, पब्लिक को न दे। अब हमारे पास तो अब डॉलर हम एक ही सोर्स है, काउंटर पे के आके दे, काउंटर पे लोग सेल नहीं करने आ रहे थे क्योंकि ब्लैक मार्केट का रेट 30 रुपए को कौन इतनी बड़ी कुर्बानी देगा। तो हमने इसी वजह से कैप हटाया और अल्लाह का शुक्र है तीसरे दिन लोग देने भी आ रहे हैं, खरीदने भी आ रहे हैं। और $5000 हर पाकिस्तानी आप ले सकता है हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए। कोई ना हो तो मेरा नंबर दे, मैं जिम्मेदार हूँ, इसमें आप कोई परेशानी नहीं। इससे पहले 2 दिन पहले ये परेशानियां थी, खत्म हो गई हैं। बाकी बैंकों की ये लोग जो निकालने जाते हैं, ये मैंने स्टेट बैंक से बात की है, मैंने बैंकों वालों ट्रेजरार से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा है कि हमारे जो है अकाउंट नहीं है, बाहर इंपोर्ट डॉलर इंपोर्ट करने के लिए बैरूनी ममालिक में आपका हर बैंक का अकाउंट होना चाहिए, तब जाके वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो 5 बैंकों के अलावा ज्यादातर मैक्सिमम बैंकों के अकाउंट ही नहीं है। तो स्टेट बैंक को मैंने ये बताया कि 2-3 महीने लगेंगे उनके अकाउंट खोलने में। आपने कहा जनाब कि जिन बैंकों के अकाउंट्स नहीं है बाहर, जहाँ पे डॉलर मिलते हो या डॉलर ले सकते हो लोग, तो उनको अकाउंट खोलने के लिए, उन बैंकों को अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। सो 2-3 महीने तक जिन लोगों ने यहाँ पे डॉलर अकाउंट या फॉरेन करेंसी अकाउंट खोले हुए थे, वो 2-3 महीने तक अभी इंतजार करें। नहीं, इंतजार नहीं करें, उनको स्टेट बैंक देगा 2-3 महीने, वो उनसे उधारे डॉलर लेके पब्लिक को दें, फिर वापस कर दें। तो स्टेट बैंक की ये बात होगी है, मैंने तमाम ट्रेजरार को बता दिया। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद आप देखेंगे डॉलर की शिकायत नहीं होगी, लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। मेरी आज भी बात हुई है 2-3 बैंकों ने, को पता नहीं था, फिर मैंने उनकी बात कराई है, तो सेटिस्फाई हैं। इंशाल्लाह डॉलर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और मैं आवाम से मैं बताता चलूँ, आपके तौर से आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छे लोग देखते हैं और बड़ी संजीदा और हकीकत बयान करते हैं आप। तो मैं बताऊँ, हमारा जो जिम्मेदारी है एज ए पाकिस्तानी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हर पाकिस्तानी में पिछले 30 साल में $180 अरब पाकिस्तानी बैंकों से गैर मुल्की बैंकों में ट्रांसफर हुए ऑन रिकॉर्ड। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा के लिए $10 अरब ही ले आए इस वक्त, वो जो $180 अरब आप बाहर ले गए। जिन लोगों ने सामान मंगाया था
लोग तो पैसे खुद लेके, डॉलर खुद लेके जाके देने के लिए स्टेट बैंक को तैयार थे कि जी तुसी बेशक ले लो साढ़े को डॉलर तो साढ़ा समान ते आण दियो। नहीं, वो अभी अभी आपने स्टेट बैंक ने यह अलाउ कर दिया, जिन जिनका 18 जनवरी से पहले माल आया हुआ है, को गुड्स आए हुए हैं, वो अपने सोर्स से जमा करा के कर सकते हैं। तो ये शुरू हो गया, लेकिन गलती तो मैं समझता हूँ जो कि आवाम को और कौम को पता चलनी चाहिए, इंपोर्टर की गलती है। स्टेट बैंक ने रिजर्व कम होने की वजह से पाबंदी लगाई थी कि आप एनओसी लेके एलसी खोलें, लेकिन इन्होंने ना तो एनओसी ली, ना किसी बैंक को बताया और क्रेडिट पे माल मंगा लिया। पाकिस्तान की भी बदनामी कराई, अपनी भी बदनामी कराई। अपने भी तो गलती हमें माननी चाहिए ना। मुल्क किस क्राइसिस से गुजर रहा है। एक आखिरी चीज मुझे बताएं आप, बड़ा सिंसियरली, मुझे पता है यू आर अ वेरी सिंसियर पर्सन, आप बड़े पेट्रियाटिक हैं, बड़े सिंसियर आदमी हैं, और पहले सिंसेरिटी और पेट्रियोटिज्म आता है, फिर उसके बाद आपका बिजनेस आता है। आपने हमेशा इस प्योरिटी से काम किया है। बट देन अगेन डॉलर नीचे आएगा, और अगर आएगा तो कितना नीचे आ सकता है और कब तक आ सकता है? वेरी क्विकली। देखो जी, ये जो 4 अरब डॉलर है जो हमारे कहते हैं मैशत को छुरा घुमा हो गया इम्पोर्ट, जब तक ये इसकी डिमांड पूरी नहीं हुई डॉलर, उस वक्त तक तो पूरी रहेगा। अच्छा। जो ही डिमांड ये मीट होगी तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे डॉलर गिरेगा। और हमने, मैं बताता चलूँ, गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक को ऑफर दी है, एक्सचेंज कंपनियां, बायर, हमारी मनी ट्रांसफर कंपनी से बात हो गई है, और जितनी भी ट्रेडिंग कंपनी है वो 1 अरब डॉलर माना की बुनियाद पर हमें उधार पे 2 साल के देने के लिए तैयार है। अगर स्टेट बैंक गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो हम ले आएंगे, ताकि पाकिस्तान को 1 साल में 12 अरब डॉलर हम फराम, 6 अरब तो हम पहले करें, हम 12 अरब फराम करेंगे। तो हुकूमत जब भी इजाजत देगी तो हम ले आएंगे इंशाल्लाह। 98 में भी उन्हें 10 अरब डॉलर लेके आए थे और पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाला, और अब भी इंशाल्लाह निकालेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मलिक बोस्तान साहब मेरे साथ, जनाब चेयरमैन एक्सचेंज, मलिक बोस्तान साहब मेरे साथ मौजूद थे, जनाब चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज पाकिस्तान, और कह रहे हैं जनाब के अगर हुकूमत इजाज़त दे तो वो 12 बिलियन डॉलर भी साल का वो 12 बिलियन डॉलर भी पाकिस्तान में ला सकते हैं अगर हुकूमत इजाज़त दे। अभी वो सिर्फ 6 बिलियन डॉलर पर ईयर लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत इजाज़त देती है तो 12 बिलियन डॉलर तक भी लेके आ सकते हैं। और सिचुएशन किसी हद तक आई वुड से कि बेहतर होनी शुरू हो गई है। बट इफ़ आई से दैट एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, आई वुड नॉट से दैट। प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, कब तक सॉर्ट आउट होंगे ये अभी हमें देखना है। IMF की टीम बैठी हुई है, IMF क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, IMF क्या कहती है, IMF की सारी भी कंडीशंस अगर हम ना माने तो किसी हद तक हमें ज़रूर माननी पड़ेगी। 2016 में मैंने एक इंटरव्यू किया कराची में अवारी होटल में। जनरल तारिक खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। जनरल तारिक खान साहब ने उस वक्त एक सजेशन दी कि इस मुल्क के अंदर टेक्नोक्रेटिक सेटअप आना चाहिए। बड़ी तनकीद हुई, लोगों ने बहुत तनकीद की। उन्होंने कहा जी टेक्नोक्रेटिक सेटअप की प्रोविजन कोई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आइन के अंदर, तो टेक्नोक्रेटिक सेटअप क्यों आना चाहिए और किस लिए आना चाहिए। उसके साथ साथ जनरल तारिक ने उस वक्त 2016 में कहा कि जनाब एक ऐसा सेटअप होना चाहिए और उसके लिए अवाम से राय ली जा सकती है, यानी कि अवाम से पूछा जा सकता है, रेफरेंडम करा लें, जो मर्जी करा लें, और पूछें अवाम से कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। क्या आज 2023 है, आज जनरल तारिक खान क्या कहते हैं, आज उनकी सजेशंस क्या हैं, क्या आज वो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम से खुश हैं, क्या आज पॉलिटिशियंस जिस तरह बैठ के एक दूसरे के खिलाफ ब्लेम गेम कर रहे हैं, या जिस नहज तक इकॉनमी आ चुकी है पाकिस्तान की, उसमें क्या सजेशंस हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, क्या सॉल्यूशंस हैं जनरल तारिक खान के पास, वो पूछ लेते हैं। जनरल तारिक खान साहब, पहले ज़रा मैं बात करना चाहूँगा अफ़गानिस्तान की। अफ़गान गवर्नमेंट, ये जो अफ़गान गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, जब ये आई थी तो इन्होंने बहुत एश्योरेंसेस दिए थे कि इनकी लैंड जो है किसी टेररिज्म एक्ट के लिए यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगी। बड़े सिंपल वर्ड्स में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी जब हम बात करते हैं तो इस वक्त टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। बट देन अगेन हम जब वापस जाते हैं अफगान गवर्नमेंट की तरफ तो वो कहते हैं जी हमारा इससे ताल्लुक कोई नहीं है, हमारी इसमें इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है। कोई हमें परमानेंट सोल्यूशन बताए जनरल साहब कि ये हम इससे टेररिज्म से, जो टेररिज्म इस साइड से आ रहा है, अफगानिस्तान की साइड से आ रहा है, और इसका कोई सोल्यूशन है, कोई परमानेंट हल है,
और हमें कोई हल की तरफ जा भी सकते हैं, या हम मियर स्टेटमेंट्स देंगे, या हम जो इंसिडेंट्स जहाँ पे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं, जहाँ पे ब्लास्ट होते हैं, वहाँ पे फोटो सेशन कराएंगे, या हाउ शुड वी गो अबाउट इट? पहली बात तो ये है कि जो अंडरस्टैंडिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके अंदर मुआहदा हुआ था अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट के साथ कि यहाँ पर अपना जुनसा है इलाका वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये तो मुआहदा उस वक्त हुआ था जब ये हुकूमत पे थे ही नहीं। तो उस वक्त भी हमने कहा था वो किस किस्म का मुआहदा है, जब ये है कि बाहर बैठे हुए हैं और ये मुआहदा कर रहे हैं पूरे अफगानिस्तान के लिए। तो वो तो इट वाज अ नॉन स्टार्टर। वो तो इसलिए था कि उस वक्त जो कोalition फोर्सेस थे वो कुछ ले जाना चाह रहे थे उस मुआहदे से कि जी हम भी कुछ जीत कर आ गए हैं, और वो निकलना चाह रहे थे। तो एक कॉम्प्रोमाइज किस्म का मुआहदा हुआ था। उस मुआहदे से आप ज्यादा मायने मत निकालें, उसके कोई मायने नहीं थे। अच्छा, अब उसकी तो एक वायलेशन होनी थी। यहाँ पर टीटीपी के 5,000 4,000 लोग रह गए थे, और इनके सिलसिले में मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं तो उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन कुछ मुज़ाकरात हुए थे कि जी इनके साथ कुछ करें, और अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान को कहा कि इनके साथ नेगोशिएशन शुरू करें। उनके कहने पर हमने नेगोशिएशन शुरू की। वहां पर जो मौजूदा अफगान गवर्नमेंट है वो चाह रहे थे कि टीटीपी यहाँ से निकल जाए, इसलिए कि उनके लिए भी खतरा था कि टीटीपी अगर रह जाए तो वो शायद दाइश के साथ मिल जाए, शायद वो खुरासान के साथ मिल जाए। तो उनके लिए एक मसला था, वो चाह रहे थे कि चल यहाँ से जल्दी निकल जाए। लेकिन वो नेगोशिएशन जो से थे उसमें टीटीपी ने ओवररीच किया। उस वक्त भी हम लोग कहते थे कि ये नेगोशिएशन कहीं नहीं चलेगा, इसमें कभी ऐसा कोई नजर आता नहीं है कि कुछ इसमें कोई सक्सेस होगी, लेकिन फिर भी हम करते रहे। अच्छा, करने के बाद हमने फिर इनको एक्सेस भी दिया, इनके प्रिजनर्स भी छोड़े, इनको एक्सेस दे दिया स्वात के अंदर, वेपन्स के साथ ये आ गए। तो फिर तो गड़बड़ होनी थी। लिहाजा 2022 में 28% ज्यादा टेररिज्म हुई है पाकिस्तान में, और 500 से ज्यादा फेटेलिटीज हुए हैं जहां पर लोग फौत हुए हैं, और इसकी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि आइंदा भी जो है यहाँ पर कोई टेररिज्म में या दहशतगर्दी में कोई ऐसी कमी होगी, मुझे नजर नहीं है। अच्छा, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? कोई सॉल्यूशन है या नहीं है? सॉल्यूशन देखें, मेरी बात सुने आप। इस वक्त पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एक हुकूमत है जिससे ना फाइनेंस कंट्रोल हो रहा है, ना एनर्जी कंट्रोल हो रही है, ना स्मगलिंग कंट्रोल हो रही है, ना नारकोटिक्स कंट्रोल हो रहा है, ना फूड, ना इन्फ्लेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, कुछ भी नहीं कंट्रोल हो रहा। तो आप समझते हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और फिनोमेना जैसे टेररिज्म है उसके साथ वो लिपट लेंगे? ये किस किस्म का जो से बचगाना किस्म की एक सोच है। ये तो कैपेबिलिटी नहीं है, एक कॉम्पिटेंस नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, विल नहीं है। नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अच्छा, चले, अगर ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती अफगान गवर्नमेंट, तो फिर ये क्या वहां पे क्या हो सकता है? फिर वहां से कोई हल निकाला जा सकता है? गवर्नमेंट की बात नहीं, मैं अफगान गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। अफगान गवर्नमेंट छोड़े, वहां अफगानिस्तान में रहे और जो मर्जी करना है वहां पर करें। हमारी गवर्नमेंट जो कुछ नहीं कंट्रोल कर सकती वो एकदम टेररिज्म कंट्रोल करेगी? कैसे कंट्रोल करेगी? अच्छा, तो हमारी गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं कर सकती तो फिर हमारी एंड पे क्या करना चाहिए हमें? हाउ शुड वी गो अबाउट इट? इसका सोल्यूशन क्या है? बात यह है कि पहले समझने वाली बात है कि इसमें जो हमने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे, एक नैप बनाया था, एक नेक्टा बनाया था, उसको खुद हमने डिसफंक्शनल कर दी ताकि वो काम नहीं करें। अब टेररिज्म के ताने बाने जो उनसे हैं वो मिलते हैं विद कस्टम्स, इमिग्रेशन के साथ, एफबीआर, बैंकिंग, अकाउंट्स, मनी, फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, इन सारी चीजों के साथ मिलते। ठीक, इसमें जो दफ्तर है जिधर भी आप जाएं हुकूमत में, उसके अंदर वो मुलवस है। ठीक, वो किस तरह आपको इजाजत देगा कि आप वहां पर ये वाली चीजें खोलें? आप सारी इमिग्रेशन की भी, कस्टम्स की भी, नागरा की भी, आइडेंटिटी कार्ड भी, रेफ्यूजी कंट्रोल, ये कैसे करने देंगे आपको? ठीक, जब तक ये सारी चीजें कंट्रोल नहीं होती और गवर्नमेंट अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं करता तो यहाँ पर दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो सकती। ओके, ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ। तो ये फिर यहाँ पे किस मतलब कैसे फिर हम चलाएं इसको? अगर ये गवर्नमेंट फंक्शनल नहीं है तो एक पुरानी यहाँ पे डिमांड है और बड़े अरसे से चली आ रही है, तकरीबन कई माह हो गए अब तो, और वो कह रहे हैं पीटीआई वाले कि यहाँ पे इलेक्शन करवाएं। क्या इलेक्शन हल है इस सारी प्रॉब्लम्स का?
असल में पीटीआई की जब हुकूमत थी और जो हालात थे उस वक्त जिस तरीके से हम चल रहे थे, अगर वो रह जाते तो शायद ये नौबत नहीं पड़ती कि हम जहां पर हैं और हम ये बातचीत कर रहे होते। ये होता नहीं, ये सिचुएशन नहीं डेवलप होती। लेकिन अब जो सिचुएशन डेवलप हो गई है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई सियासी हल आपको नहीं मिलेगा, इसमें कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशंस नहीं है। अच्छा, ओके। सो इसलिए कि अभी इसमें इतने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इतने लोग अभी इसके अंदर हैं कि हर चीज के अंदर देयर इज अ करप्टेड पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज अ करप्टेड मेथड ऑफ इट, ऑफ अप्लाइंग इट। हर चीज के अंदर कोई लीगल सिस्टम, कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, तो अगर लीगल सिस्टम काम नहीं कर रहा, हुकूमत काम नहीं कर रही, ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है इससे आप नाला हैं और आप समझते हैं कोई रिजल्ट नहीं दे सकती, तो व्हाट शुड वी डू फॉर आवर कंट्री? हाउ शुड वी मूव फॉरवर्ड? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आगे जाने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आप पहले तो एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करें ना, किसी तरीके से कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करें, कोई चीज तो हो ना, कोई मॉरल, कोई एथिकल, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई लीगल रिकोर्स तो हो लोगों के लिए। यहां पर तो कुछ भी नहीं है, नथिंग एग्जिस्ट। नहीं, कैसे गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करें? मतलब कौन सी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करें? मैं तो यहाँ पर आपके ही शो में मुझे याद है 2016 में, कोई 7 साल पहले मैंने कहा था टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लगाएं। अभी कुछ लोग उसको एक रंग दे रहे हैं कि मैं अभी इस वक्त जीएचक्यू से कुछ अहकामात लेकर आया हूं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लगानी है। हाँ। ये बेवकूफ़ों वाली बात है। मैंने ये बहुत पहले 7 साल आपके शो पर पहले बताया था कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर उसकी जरूरत है। वी आर सफरिंग फ्रॉम इरिवर्सिबल डैमेज। मेरे से किसी ने पूछा कि ये इरिवर्सिबल डैमेज की तारीफ क्या है। मैंने उस समझाने की कोशिश की कि इरिवर्सिबल डैमेज में दो चीजें हैं, एक आपके पास रिसोर्स नहीं है और दूसरा आपके पास वक्त नहीं है। जब रिसोर्स और वक्त दोनों चीजें नहीं होती तो आपको बहुत तेजी से करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। उसके लिए बहुत अनयूजुअल किस्म के मेजर्स लेने पड़ते हैं। हमारे जो हालात हैं दुनिया में, दूसरे मुल्क भी इससे गुजर कर गए हैं, उनके मॉडल आप देख लें, यूरोप में भी है और एशिया में भी है। ये सारे मुल्क ये इसी तरीके से हमारे से बहुत गए गुजरे हालात से भी गुजर कर, सिंगापुर को आप देख, ठीक चले, वो लोग बोलेंगे सिटी स्टेट है, तो आप दूसरे मुल्कों को देख लें, ताइवान को देख लें, नॉर्थ ईस्ट साउथ कोरिया को देख लें, आप ये बाकी मुल्क देख लें। तो मैंने जो रेकमेंड किया था कि आपको टेक्नोक्रेट्स चाहिए जो कि लोग हों, बैठे और ये आपकी इकोनॉमी को और आपके जो नेशनल सिक्योरिटी है और ये सारी चीज़ों को संभालें और एक रास्ता दें जिसके अंदर आप प्रॉपर डेमोक्रेसी लें। लेकिन जन साहब, जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है उसकी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। जब आपको जरूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन की तब तक कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे हम छुपना शुरू हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड की थी जिसने बनाया था, उसने ने खुद 48 आवर्स में अमेंड कर दी। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी जो है इस वक्त गवर्नर जो है डेट और इलेक्शन की नहीं दे रहे, ये तो आर्टिकल 6 है। ठीक, जब सुप्रीम ने 69A को ट्रांसेंड करके और स्पीकर की रूलिंग को ओवर रूल कर दिया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं थी। ठीक, कि कितने वायलेशन है, 62, 63 की वायलेशन, जिसको उठाएं आप उसने वायलेट किया हुआ है। हाउ इज ही सिटिंग इन द पार्लियामेंट? ठीक, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम जिसके अंदर जब भी हम मर्जी है हम उसको इस्तेमाल कर दे, जैसे कि आफ्टर द कुरान दिस इज द होली बुक, और जब हम उसकी जरूरत नहीं है उसको हम उठा कर साइड पर फेंक देते हैं, जो मर्जी है वो करना शुरू करते हैं। आजकल क्या हो रहा है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है पाकिस्तान में? So basically what you're saying is कि इन सब प्रॉब्लम्स का हल जो है that is a technocratic setup, ठीक है? There is, to my mind, there is no other answer. आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही आइन से आप मोहब्बत करते हैं तो आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को रीइंफोर्स करें, पुट चीफ जस्टिस इन इट, डू व्हाटएवर यू लाइक, और उसमें से मिलिट्री वालों को निकाल कर सिर्फ चेयरमैन जॉइंट चीफ बैठा दें, चलें अगर आप ये चाहते हैं तो। उसमें आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आइन के अंदर रहते हुए आपको एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट दे सकती। दूसरा तरीका जो उनसे लोग पूछते हैं कि जी कैसे होगा, जो मैं अगर रेकमेंड करूं, मुझे मालूम है कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो है ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और जुडिशरी बैठकर
और एक कमेटी बनाए, लेकिन ये कोई अभी क्रेडिबिलिटी इतनी जीरो हो गई है कि लोग एक्सेप्ट ही करें। अच्छा, लेकिन ये 3 जो ग्रुप्स हैं ये एक साथ करके मेरे ख्याल में दे कैन बी कंपेल्ड टू डू द राइट थिंग फॉर वंस। लेकिन और ये मैंने कहा भी है। और इसका जो तीसरा जो तरीका जो मैं रेकमेंड इस वक्त कर रहा हूं वो है नेशनल डायलॉग करें, सबको बुलाएं। आफ्टर ऑल हम केयरटेकर गवर्नमेंट भी बिठा देते हैं ना, केयरटेकर गवर्नमेंट ऐसे कैसे बिठाते हैं हम? तो हम ये जो यहाँ पर जो एक नेशनल डायलॉग है उसका एक लें, 15-20 दिन लें, एक महीना लें, लोगों को बैठाएं फ्रॉम एवरी रिप्रेजेंटेशन, और उसमें से शॉर्टलिस्ट करें कुछ लोगों को हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो शॉर्टलिस्ट फिर वो कोई जुडिशल कमेटी या कोई इस तरह की बैठकर उसको फर्दर शॉर्ट करके कोई 12 लोगों का कैबिनेट बनाए और एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाएगी इन प्लेस। अच्छा, सो यू हैव 3 सजेशंस, 3 सजेशंस दे रहे हैं आप टेक्नोक्रेटिक सेटअप की। सो हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, ओके, बट देन अगेन फिर वो द बक स्टॉप्स विद पिंडी। अब पिंडी के बगैर कुछ चलता नहीं है, ना तो सियासतदान मिल के बैठते हैं, ना बैठ के कोई TORs बनाते हैं, ना कोई एजेंडा बनाते हैं व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस। क्योंकि इलेक्शंस की तरफ भी अगर हम चले जाएं तो उसके बाद भी बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन होगी, उसके रिजल्ट कोई मानेगा नहीं और फिर वहाँ पे इशू खड़ा रहेगा। अब ये जो 3 सजेशंस दे रहे हैं आप, इसमें ये लोग कैसे बैठेंगे जब तक इनको पिंडी नहीं बिठाएगा? वो मुझे नहीं मालूम कौन बिठाएगा ना। मैं आई एम नॉट रियली, मैं करंट नहीं हूँ, मैं DI खान में बैठा हूँ यहाँ पर, तो आई डोंट नो हु इज कॉलिंग व्हाट शॉट्स। लेकिन ये हो सकता है NSC, ये तो मेरी रिकमेंडेशंस हैं, उसमें से मैं रेकमेंड कर रहा हूँ एक नेशनल डायलॉग हो। नेशनल डायलॉग के लिए मैं देख रहा हूँ कि आजकल पॉलिटिशियंस कह रहे हैं एक दूसरे को कि आ जाए जी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। नहीं सर, बट जनरल साहब दैट्स नॉट वर्किंग। वो बड़े अरसे से एक दूसरे को कह रहे हैं लेकिन बैठता कोई नहीं। अगर बैठ भी जाते हैं तो वो जब तक TORs प्रॉपरली नहीं बनाएंगे, एजेंडा नहीं बनाएंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, इफ दे डोंट स्टिक टू द पॉइंट्स, तो वो उसका तो आउटकम निकलना कुछ नहीं है। और जब तक बीच में गारंटर नहीं होगा वो कुछ भी नहीं निकालेंगे। सो वो आप उसको तो छोड़ दें फिलहाल, वो दैट्स नॉट हैपनिंग, दैट्स नॉट वर्किंग। सो उसके अलावा जो सजेशंस हैं वो बता दें कैसे हो सकता है। पॉलिटिशियंस आर नॉट सिटिंग टुगेदर, दे आर नॉट पुटिंग देयर हेड्स टुगेदर, दे आर नॉट सिटिंग अक्रॉस द टेबल। इवन इफ दे आर, वो दैट्स यूजलेस, उसका कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा। एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब मेरे से पूछ रहे हैं हाउ टू रन अ कंट्री विदाउट अ गवर्नमेंट। व्हाट कैन आई से? डोंट हैव अ कंट्री यार, छोड़े इसको, फिर हम क्या बात कर रहे हैं? ये इन लोगों को यही मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, बैठ जाए, को अकल इस्तेमाल करें यार, को बैठकर थोड़ा सा एक बना लें एक नेशनल कंसेंसस, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। अभी ये रात नहीं है, यू लूजिंग 100 पीपल इन टेररिस्ट अटैक्स, 532 people have been killed in 2022, और हम जो हैं वहां पर तस्वीरें खिंचवाने चले जाते हैं। कोई इसमें कोई करेक्टिव मेजर कुछ नहीं है, का ना हो सकता है, हो भी नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं नहीं हो सकता। No government, political government will allow an counter-terrorism operation to take place in this country. It will not happen. Okay, so it's not happening. So, but then again, suggestions आपकी बड़ी अच्छी, तीनों सजेशन बहुत अच्छी है, लेकिन एक सजेशन का तो मैं जवाब दे चुका, पॉलिटिशियंस नहीं बैठ सकते। दूसरी और तीसरी सजेशन जो है आपकी, उस पर कैसे चलेगा, कैसे होगा? अब आप भी कह रहे हैं आप DI खान जाके बैठ गए, आप भी इस्लामाबाद पिंडी छोड़ दिया आपने, तो आप क्या बिल्कुल हैव यू गिवन अप? नहीं, मैंने गिवन अप नहीं किया। ये भी पाकिस्तान का इलाका है। मैं यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद में यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे यहाँ पर मिलने आए थे जी। I know, but then again, what I'm saying is that things are happening in Pindi and Islamabad, और आप जाके वहाँ पे हैं, तो that means कि आप मेरा कोई रोल नहीं है मुबशर, मेरा कौन सा रोल है? मैं किस चीज में ना मेरा कोई इसके अंदर हिस्सा है। मैं तो अपना एक व्यू दे रहा हूँ। और एट दिस मोमेंट जो पेशावर का इंसिडेंट हुआ है, जिस तरीके से TTP को इजाजत दी अंदर आने की, इसके बावजूद कि हम बताते भी रहे हैं, कंसल्ट भी करते रहे, तो इफ यू आस्क मी,
What can I say? I am a bit angry about this whole thing. मैं इसमें कोई खुश तो नहीं हूं ना कि ये क्या हो रहा है. Obviously. What do you want me to do? Obviously. I can't do anything else but मैं इधर बैठ कर यही देखता हूँ कि क्या हो रहा है. Incompetence and lack of political will. There's nothing else that we can see. बट एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा जैन साहब 2016 में मैंने आपसे पहला इंटरव्यू किया और वो प्रॉब्ली 2016 ही था और कराची में किया, अवारी में किया. उस वक्त से आप टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बात कर रहे हैं. क्यों आप उस वक्त से टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बात करें? उस वक्त तो किसी न किसी तरीके से फिर भी थोड़ा बहुत काम चल रहा होता था. नहीं, उस वक्त भी हाँ काम चल रहा था, लेकिन उस वक्त करप्शन इतनी अरूज पर थी और वो जो JITs बन रही थी और इस तरह का हो रहा था. यही पाकिस्तान की तारीख में यही चल रहा है और इसी तरह तरीके से चल रहा है. तो हमें अभी एक अपना एक सिमत सीधी करनी है, एक प्रोसीजरल सिस्टम. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट हो. मैं तो चाह रहा हूँ कि हमारा कोई सिस्टम कोई सीधा हो जाए और 5 साल लगे, 4 साल लगे, जैसे भी हो, और उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो. फ्री एंड फेयर लोगों को जमहूरियत नहीं चाहिए. किस तरीके से करें हम? ये कोई जमहूरियत है अभी जो है? ठीक है. तो जब इलेक्शन होते हैं ऐसे लगता है ऑक्शन हो रहा है कोई. हाँ ठीक है, बिल्कुल सही. सो आप बेसिकली व्हाट यू सेइंग इज कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है वो 4-5 साल के लिए हो, उसके बाद आप इलेक्शंस कराते रहें. फिर मेरे ख्याल में जो रिफॉर्म्स लेके आनी है या जो कुछ भी करना है, जिस तरह भी आपने स्ट्रेटन अप करनी है चीज़ें, वो आप कर लें और उसके बाद इलेक्शंस कराएं. देन वी शुड गो फॉर इलेक्शन. बिल्कुल. ये रिफॉर्म्स मैं बार बार कह रहा हूँ. देखें, आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है. आपको पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना होगा, इसलिए पोलिटिसाइज पुलिस के साथ काम नहीं चलेगा. आप देख लें, हालात देख लें ना. इस वक्त हालात देख लें. इमरान खान का FIR अभी तक नहीं रजिस्टर हुआ. पोलिटिसाइज पुलिस. अभी जो ऑपोजिशन को उठाकर जेलों में डाल रहे हैं वो इट इज अ पोलिटिसाइज पुलिस. सुप्रीम कोर्ट और जो प्रोविंशियल जो हाई कोर्ट्स वगैरह है उनका तो कुछ सुन रहा ही नहीं है ना. लेकिन हमारी जो सियासत है वो चलती थाना कचहरी पे. हमारे सियासतदान की सियासत थाना कचहरी पे चलती है. तो वो अगर डीपोलिटिसाइज हो जाएगी तो वो सियासतदान क्या करेंगे फिर? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यू नीड टू चेंज योर सिस्टम. ये सिस्टम तो पाकिस्तान को यहाँ पर पहुंचा दिया हमको. ठीक है ना. वो एक फुटबॉल मैच के ऊपर कतर जैसा एक मुल्क जो सा है, इट स्पेंड्स $2 बिलियन और अभी हम 1 बिलियन के लिए रो रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. वेयर आर वी गोइंग? यू नो, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि किस जगह पर हम पहुंचने जा रहे हैं और कहां पर पहुंच गए हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जन साहब. जनाब तारिक खान कहते हैं जनाब एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए जिसकी मुद्दत जो है वो 4 से 5 साल की होनी चाहिए. और टेक्नोक्रेटिक सेटअप अगर आप नहीं लेके आते तो देन आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाएं और उसको एक्टिव करें. ये भी एक सोल्यूशन है. बट देन अगेन आप कहें कि जनाब फौरी तौर पे इलेक्शंस कराए जाएं तो उसका रिजल्ट एज सच कुछ नहीं निकलेगा. बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन होगी. यही मैं भी कह रहा था कि इलेक्शंस बिफोर गोइंग फॉर TORs या एजेंडा या पॉलिटिशियंस बैठ के सर जोड़ के अगर मसाइल का हल नहीं निकालेंगे तो ये ना हो कहीं देर हो जाए. लेकिन देन अगेन जनरल साहब के बकौल 2016 से प्रॉबली 2016 से जनरल साहब कह रहे हैं कि जनाब एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप की ज़रूरत है. उसके बगैर मुल्क जो है वो सीधा नहीं हो सकता. और टेक्नोक्रेटिक सेटअप लेके आए. टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं आएगा तो मुल्क सीधा नहीं होगा. उसके बाद इलेक्शंस करवा लें. उसके बाद इलेक्शंस होंगे 4-5 साल बाद तो फिर कोई ना कोई चीज़ सीधी आ जाएगी. उन 4-5 सालों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. जुडिशल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स और उसके अलावा जितनी चीज़ें सीधी करनी है इस मुल्क के लिए वो सीधी कर लें और फिर जाके इलेक्शंस कराएं.